Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Kuldip Physics, which make your study easy and comfortable. तो बेटा अभी तक इस चैप्टर के अंदर जो वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, हमने वेव थ्योरी के बारे में पढ़ा, हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा और उस वेव थ्योरी से हमने दो फिनोमेना भी एक्सप्लेन किए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेसेस। लेकिन बेटा जैसे कि हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो हमने रे ऑप्टिक्स में भी जो है एक्सप्लेन किए थे, लेकिन ये वेव थ्योरी आई क्यों आई? क्योंकि कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो आप लाइट को एक पार्टिकल नेचर का मान के एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके लिए लाइट को आपको वेव नेचर का मानना पड़ेगा, तब हम कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हमने बात की थी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो उन्हीं में से एक टॉपिक आज हम लेके आए हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो देखते हैं क्या होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्या क्या इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस हमारे पास हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा आज का जो रहेगा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड कोहेरेंट सोर्सेस। सबसे पहले तो इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा, डेफिनेशंस इनके भी आगे आ जाएगी, वहां से आप नोट कर लेना। सबसे पहले तो अगर अपन बात करते हैं इंटरफेरेंस है क्या, जनरली सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस है क्या, कब ये होता है। तो बेटा इंटरफेरेंस के लिए आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास कुछ वेव्स किसी मीडियम में से ट्रेवल कर रही है तो वो वेव्स बेटा इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो करती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब ऐसे में क्या होता है, जब वो वेव्स मीडियम में से ट्रेवल करती हैं और एक ही पॉइंट पे कुछ वेव्स एक साथ अगर पहुंच जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास उस पॉइंट पे वो जो सारी वेव्स हैं आपस में सुपर इम्पोज हो जाती हैं और जो रिजल्टेंट वेव अपने पास बनती है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। मतलब सिंपल से वर्ड्स में बात करें, टू और मोर देन टू वेव्स अगर सुपर इम्पोज करती हैं, एक दूसरे के ऊपर मिलती है एक पॉइंट पे आगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वेव की वो कुछ चेंज हो जाती है, कहीं पे बढ़ जाती है, कहीं पे कम हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये भी दो तरीके का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी उनके बारे में हम डिटेल में भी आगे बात करेंगे। दूसरा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ कोहेरेंट सोर्सेस। बेटा कोहेरेंट सोर्सेस की अगर हम बात करें, सोर्सेस यहाँ से हमारे पास मतलब है ऐसा सोर्स जहां से वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, या फिर लाइट का सोर्स जहां से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स कौन से हुए? तो कोहेरेंट सोर्स की अगर हम बात करें, कोहेरेंट सोर्स में आप कह सकते हो ऐसे सोर्सेस जिनके अंदर जो लाइट है, दो सोर्सेस जिनमें हमारे पास वेव्स है सेम फ्रीक्वेंसी से आती हूं, सेम फ्रीक्वेंसी, इसी के साथ जो दूसरी कंडीशन है जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब बेटा ये टर्म्स जो है, फ्रीक्वेंसी हुआ, फेज डिफरेंस हुआ, ये टर्म्स आपने बेटा पहले भी पढ़ी है, प्लस वन में हमने पढ़ी हुई है, फिर भी हम छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज बेटा ऐसे सोर्सेज को कह सकते हैं, मान लो दो सोर्सेज अपने पास है, दोनों वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उनकी जो वेव्स हैं उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, या फिर हम कहते हैं सेम वेवलेंथ की जो है वेव्स वो प्रोड्यूस करें, साथ ही साथ उन वेव्स के बीच में जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस ना हो, मतलब दोनों सेम फेज में चले। जब एक का क्रस्ट आए तो दूसरे का क्रस्ट सेम टाइम पे है, क्रस्ट सेम टाइम पे है, ट्रफ सेम टाइम पे है, या तो जीरो अपने पास फेज डिफरेंस हो। अगर फेज डिफरेंस हो भी तो या फिर वो कांस्टेंट हो, या तो जीरो फेज डिफरेंस हो, या फिर अगर फेज डिफरेंस है तो वो कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो टाइम के साथ। तो ऐसे जो लाइट सोर्सेज हैं उनको हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। और इंटरफेरेंस के फिनोमिना के अंदर आपको ये इंटरफेरेंस का फिनोमिना तभी कह सकते हैं नजर आएगा जब आपके पास लाइट कैसी हो, कोहेरेंट सोर्स से आ रही है। कोहेरेंट वेव सोर्सेज अगर आपके पास होंगे तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक। ये तो इंटरफेरेंस और कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में हुआ। अब इसके अंदर अपने को जो एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, कि जब भी वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो क्या होता है।
छोटा सा ही अपने पास प्रिंसिपल है, इजीली इसको आप याद कर लेंगे। कह रहा व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी मीडियम में अगर ट्रैवल कर रही है, सुपर इम्पोज ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर आके वो सुपर इम्पोज करती है, मिलती है, तो उस कंडीशन में होगा क्या? कह रहा था डिस्प्लेसमेंट वाई वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब उनके सुपर इम्पोज करने से हमारे पास एक वेव बनेगी, जिसको अपन रिजल्टेंट वेव कह सकते हैं। कह रहा उस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है वाई वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट वेव एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स y1, y2 and y3 वेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द वेव्स। कह सकते हैं अगर अलग अलग वेव्स अपने पास आ रही, पहले वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल्स की y1 है, दूसरे में y2 है, तीसरे में y3 है। अब ये सारी वेव्स अगर एक जगह सुपर इम्पोज करती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी अपने पास, उसका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी वो किसके बराबर होगी? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। इसको आप छोटा सा इस तरीके से समझ सकते हो। ये पॉइंट मान लेते हैं हम, यहां से बेटा एक वेव आ रही है। अब जैसे ये वेव इसके पास पहुंचेगी तो हम कह सकते हैं इस पार्टिकल को ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ये पार्टिकल भी इस वेव के साथ अप एंड डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये हमने पढ़ा भी हुआ है, जैसे आपने साउंड वेव पढ़ी हुई है, जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो सेम अगर मान लें एक वेव आ रही है जिसकी वजह से यहाँ जो पार्टिकल्स आए वाइब्रेट या ऑसिलेट करना शुरू कर दिए, इस वेव को हम मान लेते इसका जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है y1, सेम टाइम पे यहां से कोई वेव आ रही है और वो भी यहां पहुंच जाए। अब वो इस पार्टिकल को ऑसिलेट करवाना की कोशिश करेगी, वो करेगी इस डायरेक्शन में, ऐसे होगा, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड अपन मान लेते हैं y। अब बेटा दोनों वेव्स एक ही पॉइंट पे एक साथ पहुंच के सुपर इम्पोज करेंगे तो ये जो पार्टिकल है इसकी हमारे पास जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में कह सकता हूं ये पहले ऐसे ऑसिलेट करना चाह रहा था, वैसे ऑसिलेट करना चाह रहा है, अब दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो हो सकता है कि इस डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये हमारे पास कह देंगे y1 है, ये y2 है, तो ये मेरे पास y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा प्रिंसिपल है, मैथमेटिकली लिख सकते हो। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। इस प्रिंसिपल के ऊपर ही हम इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर पाते। अब इसके अंदर हम कुछ डिफरेंट केसेस की बात करते हैं कि कब कब कैसे कैसे हमारे पास कंडीशंस आ सकती हैं इसके अंदर। तो उसके लिए अगर हम बात करें, इसमें मैं दो डायग्राम बनाऊंगा, उनको समझने की कोशिश करना। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम बना लेते हैं। बेटा ये अपने पास एम्पलीट्यूड्स को शो कर रहा है टाइम के साथ में, दो वेव्स में यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, एक वेव हुई, इस वेव को हम नाम दे देते हैं ए। इसका जो एम्पलीट्यूड है ए। एक और वेव बनाते हैं जो कि सेम फेज में, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं अपन बी। ठीक, अब बेटा दो वेव्स हमने ड्रॉ किए हैं ए और बी, ये सेम फेज में, दोनों सेम टाइम पे जीरो हुए,
दोनों का क्रस्ट सेम टाइम का है, फिर से एम्पलीट्यूड 0 सेम टाइम पे हुआ, तो हम कह सकते हैं दोनों वेव्स सेम फेस में। अब ऐसी कंडीशन में बेटा जब ये सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो दोनों वेव्स हैं इनका इफेक्ट ऐड अप होगा, और जब ये ऐड होगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। सही, इसमें ऐसा कह सकते हैं हम कि अगर हमारे पास ये दो वेव्स थी, ए या स्मॉल ए लिख देते हैं, या दूसरी वेव बी, और जब इनको ऐड किया आपने, जब ऐड किया तो अपने पास जो रिजल्टेंट वेव बनी ये उसका रिजल्ट है एम्पलीट्यूड। ये मेरे पास ए इक्वल्स टू क्या हुआ, ए प्लस टी हुआ, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए लिख देते हैं। अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है, ये हमारे पास शो कर रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, मतलब जब दो वेव्स सेम फेस में सुपर इम्पोज करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। इन दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड से ऐड होंगे और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ना, बोथ डायरेक्शन, इधर भी अपने पास बढ़ जाएगा, इधर भी बढ़ जाएगा। तो जब वो वेव सेम फेस में सुपर इम्पोज करती है तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो वेव का वो इंक्रीज हो जाता है। इस तरीके की जो इंटरफेरेंस होती है इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। इसमें जो वेव कंस्ट्रक्ट हो रही है और ज्यादा बढ़ रही है, एक तो ये केस है, समझ में आया, ठीक है। दो वेव सेम फेस में अगर सुपर इम्पोज करेंगे तो रिजल्टिंग एंड जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वेव का वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी में हम सेकंड केस ड्रॉ करते हैं, अभी इसको आप नोट कर लें। ठीक है बेटा, तो इसमें हम कह सकते हैं ये वेव 1, वेव 2 और ये रिजल्टेंट ए बी, और ये अपने पास इनका सम आ गया ए प्लस बी। अब इसका अपोजिट केस, अब इसमें भी बेटा हम ये दो वेव्स बनाएंगे। अब ये मैं मान लेता हूं मेरे पास ए, फर्स्ट वेव जिसका एम्पलीट्यूड ए है। अब जो सेकंड वेव है सेम फेस में नहीं बनाएंगे, सेम फेस में हमने बनाई थी तो क्या कहते थे, जब इसका क्रस्ट आया तो उसका भी क्रस्ट आया, उसका ट्रफ आया तो उसका भी ट्रफ आया। अब मैं अगर अपोजिट फेस में लूं, जब इसका क्रस्ट है तो सेकंड वेव अपने पास का ट्रफ है ऐसे, जब इसका ट्रफ है तो इसका क्रस्ट है ये कुछ ऐसे, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड अपन मान लेते हैं जी, ठीक। अब इसमें बेटा दो वेव्स इसमें भी हमने बनाई है, लेकिन वो अपोजिट फेस में है, हाँ। एक का जब क्रस्ट आ रहा है तो दूसरे का ट्रफ आ रहा है। इस केस में जो अपोजिट फेस में हमारे पास जो है वेव सुपर इम्पोज करती है तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो वेव का है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में जो रिजल्टेंट वेव अपने पास बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसे, ये अपने पास होगा कैपिटल ए। यहां पे अगर इसको समझें, ये अपने पास ए हुआ, ठीक है, और जो बी है
और क्रस्ट को हम ट्रफ से ऐड करेंगे तो बी अपने पास नीचे वाली साइड में हुआ ऐसे। अब बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस वाली वैल्यू अपने पास ज्यादा है, ये ए है ये बी है, नीचे की तरफ है इसको माइनस मान सकते हैं, ये अपने पास माइनस बी होगा। तो अपने पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा जो कि अपने पास कुछ ये आएगा। इस कंडीशन में अपन कह सकते हैं अपने पास ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ए में से बी माइनस हो गया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो गया। इस तरीके की जो इंटरफेरेंस होगी इसको हम कहते हैं बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना। तो सिंपल सा कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, सेम फेस के अंदर वेव्स अगर सुपर इम्पोज करती हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर अपोजिट फेस में वेव्स सुपर इम्पोज कर रही हैं तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसको हम डिटेल में और समझेंगे आगे। तो ये तो हमने बेसिक समझा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमारे पास है। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारे पास जब दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं तो क्या होता है। तो इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, थ्योरी लिखिए कुछ, बहुत इजी है, आप मेमोराइज कर लेंगे। इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, उसका अच्छे से फोकस करेंगे। तो पहले थ्योरी की तरफ आए, कह रहा है टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, दो वेव्स होनी चाहिए वो भी सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी अभी हमने बात की, कोहेरेंट सोर्सेज की हम बात करें वहां पे लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और कांस्टेंट फेस डिफरेंस होना चाहिए या फिर जीरो फेस डिफरेंस होना चाहिए। तो व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज मतलब जहां से या तो जीरो फेस डिफरेंस से वेव्स आ रही हो या फिर किसी कांस्टेंट फेस डिफरेंस से वेव्स आ रही हो और सेम फ्रीक्वेंसी की वेव होनी चाहिए। कह रहा जब ये ऐसी दो वेव्स आ रही है और ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन के अंदर वो वेव्स जा रही है। बेटा यहाँ पे ही बात करूं अगर कुछ फिनोमिना वेव्स से रिलेटेड आपने ऐसे +1 में ही पढ़ा है, दो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं तो हमारे पास आता है इंटरफेरेंस का फिनोमिना। सिमिलरली अगर हम बात करें दो साउंड वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, सुपर इम्पोज करती है तो हमारे पास फिनोमिना आता है बीट का, बीट फॉर्मेशन। और तीसरा अगर हम बात करें हमारे पास दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो हमारे पास बनती है स्टैंडिंग वेव्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना इंटरफेरेंस के अंदर जो हमारे पास वेव्स की है ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करनी चाहिए। तो when the two waves of same frequency coming from coherent sources and traveling in same direction superimpose each other, the resultant intensity in general is different from the sum of individual intensities. तो इस केस में जो अपने पास resultant intensity आएगी वो कुछ different होगी from the sum of individual intensities. At some places the resultant intensity is greater, कुछ जगह पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ग्रेटर होगी, इससे ग्रेटर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज, एंड एट सम अदर प्लेसेस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज लेस देन द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज। तो कई जगह पे हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ज्यादा होगी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज के सम से, और कई जगह पे वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कम होगी इंडिविजुअल इंटेंसिटीज के सम से। तो कई जगह इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कई जगह इंटेंसिटी कम हो जाएगी। द इवेंट ऑफ दिस राइज एंड फॉल इन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो हमारे पास ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है ना, इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन इज नोन एज इंटरफेरेंस। और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। मतलब दो वेव्स हैं सेम फ्रीक्वेंसी की कोहेरेंट सोर्स से जा रही है सेम डायरेक्शन में जा रही है, जब वो सुपर इम्पोज करेंगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कई जगह पे बढ़ जाएगी और कई जगह पे कम हो जाएगी, और यही जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी राइज और फॉल होती है इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। जैसा कि हमने बात की दो तरीके की होगी, एक कंस्ट्रक्टिव में कह सकते हैं वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज ग्रेटर
देन द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज। जहां पे आपके पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ जाए, किससे? देन द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज। तो उस इंटरफेरेंस को आप कहोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज लेस देन द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम आई। डिस्ट्रक्टिव का मतलब आपको बेटा पता होगा तबाह करना, नष्ट करना, है ना। तो यहाँ पे अपन कहते हैं इंटेंसिटी कम हो जाती है। दो वेव्स जब आपस में अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज करती है तो हमारे पास इंटेंसिटी कम हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्ट का मतलब बनाना, तो हमारे पास अगर दो वेव्स सेम फेज में सुपर इम्पोज करती हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये तो डेफिनेशन हुई। इसका मैथमेटिकल पार्ट चेक करते हैं किस तरीके से मैथमेटिकली इसको समझ सकते हैं इंटरफेरेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चुप नहीं रहा जाता देर से, कहा था ना तेरे को। तो चलिए देखते हैं इसका मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस सपोज the equations of two waves of same frequency। अब सेम फ्रीक्वेंसी की वेव चाहिए, मतलब जो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एन, फ्रीक्वेंसी सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी आर। तो दो वेव्स की इक्वेशन हम मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन y1, फर्स्ट वेव, इसका एम्पलीट्यूड a साइन ओमेगा टी। बड़ा वेव की इक्वेशन ये होती है, आपको पता है साइनोसॉइडल वेव होती है ना। तो इसका इस तरीके से हमारे पास साइन फंक्शन है कॉस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सेकेंड वेव की इक्वेशन b साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे बेटा ए और बी, तो इन वेव्स के एम्पलीट्यूड हुए। और बात करें फाई हमारे पास हुआ फेस डिफरेंस। ठीक है, अब बेटा जब ये दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो हमने देखा रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन दोनों, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का सम होगी। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, according to principle of superimposition, क्या सोचते हैं जो y रिजल्टेंट वेव बनेगी किसके इक्वल होनी चाहिए? y1 प्लस y2 के इक्वल होनी चाहिए। y1 और y2 की वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। देन y इक्वल्स टू y1 क्या है? a साइन ओमेगा टी प्लस y2 क्या है? b साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक बेटा, यहाँ पे आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर लेना है। तो हमारे पास साइन a प्लस b फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी। इस फॉर्मूले लगा के इसको एक्सपेंड करेंगे तो y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b, इसको आप एक्सपेंड कर लेंगे तो ये अपने पास बनेगा b साइन
ओमेगा टी कॉस फाई प्लस, अब बेटा बी यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो दो टर्म्स बनेंगी। एक तो जैसे इसको एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ ब्रैकेट में से, तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, यही दो टर्म्स बनेगी। अब बेटा बी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसको इसी स्टेप में यहाँ पे निपटा देता हूँ। तो बी साइन ओमेगा टी प्लस कॉस फाई प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। क्लियर है? ठीक है। तो इसके बाद में बेटा साइन ओमेगा टी वाले जो टर्म्स हैं इनको एक साथ कर लेंगे। देखो साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, साइन ओमेगा टी यहाँ भी है। इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं साइन ओमेगा टी कॉमन लेता हूँ तो y इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास बचेगा सिर्फ a प्लस साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया तो b कॉस फाई, a प्लस b कॉस फाई, और साथ में बच जाएगा कॉमन लिया हुआ साइन ओमेगा टी प्लस ये अपने पास बच जाएगा b साइन फाई इनटू कॉस ओमेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यहाँ तक बड़ा सिंपल है, मैथमेटिक्स चलेगा, बहुत आसान तरीके से आप इन डेरिवेशन को कर सकते हो। तो हमने करा क्या अभी तक, दो बेसिक इक्वेशन लिखी, ऐड किया, फॉर्मूला लगाया और इसको एक्सपेंड कर लेंगे। अब इसमें बेटा जो दो एक टर्म है, एक ये और एक ये, इनको मान लेते हैं लेट, जो ये वाली टर्म है इसको हम मान लेते हैं a cos थीटा। तो ये किसके बराबर हुई, a प्लस बी cos फाई के बराबर, और जो ये वाली टर्म है इसको हम मान लेते हैं a sin थीटा। इसको हमने माना b sin फाई। ठीक है, तो इसको हमने माना a cos थीटा और इसको हमने मान लिया a sin थीटा। तो ये आपके पास इक्वेशन आप लिख लो नंबर 3 एंड नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे, ऊपर से मिटाते चलेंगे, इजी है, इसको आप साथ साथ ड्राइव करते चले। तो हमने इनको अजम्पशन मान ली। अब इनकी वैल्यूज जो है a प्लस बी कॉस फाई की वैल्यू ये पुट कर देंगे और b साइन फाई की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो जो इक्वेशन बनेगी वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो यहां से बेटा अपने पास जो इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू a प्लस बी कॉस फाई, इसको हम लिखेंगे a कॉस थीटा, तो a कॉस थीटा इनटू साइन ओमेगा टी प्लस b साइन फाई को लिखेंगे a साइन थीटा इनटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको बेटा थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस, ये दोनों में से कॉमन बाहर लेंगे तो बचेगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ठीक, एंड y इक्वल्स टू a, अब बेटा साइन है कॉस b प्लस कॉस है साइन b, यही बन गया। इसको अगर इस तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे साइन a प्लस बी, तो इसको हम ले लेंगे साइन a की जगह ओमेगा टी और b की जगह थीटा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बनी रिजल्टेंट वेव। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। ठीक है, तो ये अपने पास रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन है। अब बेटा आप ये रिजल्टेंट वेव आ गई तो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना। देखो फर्स्ट वेव का अपने पास एम्पलीट्यूड स्मॉल a था, सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड स्मॉल b था,
अब ये रिजल्टेंट वेव आई, इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में क्या करते हैं उन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा उसको हमने थीटा मान लिया। तो अपने पास सबसे पहले से रिजल्टेंट को फाइंड करेंगे। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये अपने को फाइंड करना है। इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए बेटा अपन करेंगे क्या, 3 और 4 ये दो चीजें हमने मानी थी, इन इक्वेशंस की स्क्वेयरिंग करेंगे और एडिंग करेंगे। बाय एडिंग द स्क्वेयर्स ऑफ इक्वेशन 3 and 4, मतलब कर क्या रहे हैं हम, इक्वेशन 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस इक्वेशन 4 करके स्क्वायर करेंगे और इनको ऐड करेंगे। मतलब स्क्वायर करके ऐड करने से होगा क्या, इस साइड में अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये इसमें ऐड करनी है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा होल टर्म है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर लगेगा, अपने पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2ab कॉस 5 ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो फॉर्मूला इस पर लगाया प्लस इस सेकंड फोर्थ इक्वेशन का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। ठीक है, करा क्या अपन ने, इस साइड का स्क्वायर करके ऐड कर लिया और इस साइड का स्क्वायर करके अपन ने ऐड कर लिया। इसको मिटा दें, आगे थोड़ा सा एनालिसिस और है इसमें। इस साइड से बेटा आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इधर ए स्क्वायर, अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अपने पास बचेगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस एक ये टर्म बच गई 2ab कॉस 5। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सबको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 हो गया, तो प्लस 2ab कॉस 5। ठीक, और सिर्फ ए की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5। तो ये बेटा आपके पास आती है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे 3 4 तक हो गई थी, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। ठीक, तो ये बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब हमने बात की कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम चेक करें, ये बेटा डिपेंड कर रहा है फाई के ऊपर, मतलब फेस डिफरेंस के ऊपर, है ना। तो अलग अलग कंडीशंस पुट करके हम इस ए की अलग अलग वैल्यूज फाइंड करके देखते हैं, अलग अलग केसेस में हमारे पास ए की अलग अलग क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। नोट कर लें इसको बेटा। अभी इक्वेशन है, इसी से हम 3 केसेस और डिस्कस करेंगे और उसमें केस नंबर 1 की बात करें। इफ फाई इक्वल्स टू, जो फाई की वैल्यू है ये अपने पास 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई या इन जनरल अपन कहते हैं 2n पाई,
जहाँ पे n की वैल्यू अपने पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यू आप उसमें पुट कर सकते हो। तो इस केस के अंदर हमारे पास बेटा cos 0 1, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई 1, तो हमारे पास जो cos 5 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और इसकी वैल्यू अगर 1 इसमें हम पुट करते हैं तो मेरे पास जो a की वैल्यू आएगी, देयरफॉर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ये हो जाएगा अपने पास a² प्लस b² प्लस 2a, है ना। cos 5 की वैल्यू 1 हो गई, a² प्लस b² प्लस 2a, किसका फॉर्मूला बना a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो यहां से हम कह सकते हैं, इधर लिख लेते हैं इसको, इक्वल्स टू a, ये अपने पास बना अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी इस केस के अंदर वो आ जाएगी a प्लस बी। इक्वेशन नंबर 7, ठीक। केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इफ फाई इक्वल्स टू, इस फाई की वैल्यू अगर अपने पास होती है π/2, 5π/2, 9π/2, इन सभी केसेस में बेटा साइन cos 90 की वैल्यू 0 है ना, cos 5π/2 की वैल्यू पुट करोगे वो भी 0। तो इस केस में मैं कह सकता हूँ मेरे पास cos 5 है ये होगा 0 और cos 5 0 होगा। तो इस इक्वेशन से अगर हम बात करें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा इसको 0 पुट कर देंगे, 0 से इसको मल्टीप्लाई किया 0, सिर्फ बचेगा a² प्लस b²। मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा a² प्लस b²। इक्वेशन नंबर 8, ठीक। थर्ड केस यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इफ फाई इक्वल्स, अगर फाई की वैल्यू अपने पास होती है इसमें पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, या इन जनरल अपन कह रहे हैं 2n - 1 पाई, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है या 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी पुट कर सकते हैं। 0 पुट नहीं करेंगे बेटा, 0 पुट करेंगे -पाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, 1 पुट करते हैं 2 1 जा 2, 2 - 1, 1 इंटू पाई, पाई आ गया। 2 पुट करोगे 4 - 1, 3 पाई, तो 3 पाई आएगा। तो n को आप 1, 2, 3 कुछ भी पुट करेंगे। इस कंडीशन में मेरे पास जो cos 5 इसकी वैल्यू होती है -1, है ना। cos 180 -1 इसकी वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा a, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करें -1, तो ये मेरे पास हो जाएगा a² प्लस b²। इसकी बेटा वैल्यू -1 पुट करेंगे तो प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, -2ab। ये अपने पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे तो मेरे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा ये आ जाएगा a माइनस बी। ये इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। और भी बेटा आप इसकी अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं अलग अलग फाई पे, है ना। हमने 3 जो मेन वैल्यूज देखी, जब cos 5 1 होगा तो एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा a प्लस बी। फाई की वैल्यू π/2, 5π/2 इनमें से कुछ होती है तो मेरे पास cos 5 0 और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा a² प्लस b² का रूट। और अगर मेरे पास फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई इनमें से कोई होती है, फिर जनरल कह रहे हैं 2n - 1 पाई होती है, तो इस केस में मेरे पास cos 5 की वैल्यू -1 होगी, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो a माइनस बी आएगा। ये तो एम्पलीट्यूड की बात की। इसी से हम इंटेंसिटी को रिलेट करेंगे कि इंटेंसिटी कब मैक्सिमम आएगी और इंटेंसिटी कब मिनिमम आएगी। चलिए वो भी चेक करते हैं। तो अभी हमने चेक किया कि जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो किस तरीके से चेंज होता है डिफरेंट कंडीशंस में। सिमिलरली हम चेक करेंगे यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसकी कैलकुलेशंस कैसे होंगी।
तो बात करते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी की। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी, ठीक है। अब बेटा एक चीज आपने +1 में पढ़ी हुई, जो इंटेंसिटी अपने पास होगी ये प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक। +1 का टॉपिक है, वहां पे आप क्लियर कर लें। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो यहां से हम लिख सकते हैं I is proportional to a square, या फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां से हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, कि हमने कोई भी एक कांस्टेंट यहाँ पे मान लिया, तो I इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। अब बेटा अपने पास अभी रिजल्टेंट जो अपन ने इक्वेशन लिखी थी उसके जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अपन ने फाइंड किया, इक्वेशन नंबर 6 क्या था, a इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos फाइव, ठीक है। अगर आप इसकी स्क्वायरिंग करते हो दोनों साइड में इस इक्वेशन नंबर 6 की, तो अपने पास क्या बनेगा, ए स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos फाइव, ये टर्म बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई को लिखा के स्क्वायर। सिमिलरली आप कह सकते हो जो फर्स्ट वेव है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I1 इक्वल्स टू के कांस्टेंट, और फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड क्या था, स्मॉल ए, तो उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, तो I1 हो जाएगी के ए स्क्वायर और I2 हो जाएगी, इसको हम ले देंगे के बी स्क्वायर, लिख सकते हैं, ठीक है। ये फाइनल जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी के कैपिटल ए स्क्वायर उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगी, और सेकंड वेव की इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगी। अब बेटा इनकी जो वैल्यूज है, इस इक्वेशन को अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर 6 जो की थी उसकी स्क्वायरिंग की, इस इक्वेशन को अगर मैं बोथ साइड के से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर लेना फ्रॉम इक्वेशन 6, अब इक्वेशन 6 जो पीछे थी हम लिख सकते हैं, हमारे पास आता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव, ठीक। बहुत सारे के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा के ए स्क्वायर इक्वल्स टू के स्मॉल ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2k ab cos फाइव। अब के स्क्वायर क्या बना, I इक्वल्स टू के स्मॉल ए स्क्वायर I1 प्लस के बी स्क्वायर I2 प्लस 2 के ए बी तो जाएगा 2 I1 I2 इंटू cos फाइव, ठीक बेटा। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, जो अपने I1 I2 रूट के अंदर लिया, I1 की वैल्यू क्या थी बेटा, I1 की वैल्यू अपने पास थी, चलो एक साथ ही ले लेते हैं। I1 की वैल्यू तो मैं लिखूं के ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय I2 के बी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास बनेगा क्या, के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, ये मैं क्या लिखा मैंने I1 I2, इसका जब रूट करेंगे तो क्या बनेगा के ए बी, तो अपन लिख सकते जो के ए बी है इसको हम लिखते हैं अंडर रूट I1 I2, और ये अपने पास हो गया cos फाइव। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर इसको देते हैं, लास्ट आई थी 9, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन है। अब इसमें अपने को दो केसेस चेक करने, हमने कहा था कहीं जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और कई जगह पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, तो उसको चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्टिव होगी और कहाँ कहाँ हमारे पास डिस्ट्रक्टिव होगी। इसको नोट कर लें।
ये इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ ना, इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। इसमें जो फर्स्ट केस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब अपने पास दो वेव्स सेम फेज में पहुंचेंगी किसी पॉइंट पे, व्हेन वेव्स रीच अ पॉइंट इन सेम फेज। और जब बेटा सेम फेज में वो पहुंचेंगी तो अपने पास जो फाई है इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 2 पाई या 4 पाई या जनरल अपन कह दें 2n पाई। और यहीं पे अगर हम फेज, ये तो अपन ने बात किया फेज डिफरेंस की, और पाथ डिफरेंस की टर्म में लिखना चाहें पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस +1 का टॉपिक है, वहां क्लियर करेंगे इसको। तो फेज डिफरेंस तो या ये हो या फिर अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो ये अपने पास हो या तो लैम्डा, या तो 0 कह सकते हो, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा या इन जनरल कह दें n लैम्डा। या तो कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन कह सकते हैं या तो फेज डिफरेंस इनमें से हो या फिर पाथ डिफरेंस की कंडीशन की अगर बात करते हैं या फिर पाथ डिफरेंस इनमें से कोई हो। तो दोनों ही केसेस में अपने पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। और यहाँ पे n की वैल्यू जो है, यहाँ पे n लिखा है, n की वैल्यू आप 0 से कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो बेटा इन केसेस के अंदर अपने पास जो cos phi है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब cos phi की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मेरे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है I, ये हो जाएगी I1 प्लस I2। cos phi की वैल्यू 1 होगी तो +2 अंडर रूट I1 I। और इस केस में बेटा पास अपने पास इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है, आप चेक कर लो I1 प्लस I2 जो रिजल्ट इंडिविजुअल अपने पास वेव्स थी, ये उनकी इंटेंसिटीज का सम हुआ, उसके अंदर अपन ने कुछ ऐड किया है, तो मतलब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी इनके सम से भी कुछ ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं क्लियरली, तो जो I मैक्स है, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन सम ऑफ I1 प्लस I2, जो कि हमने कंडीशन लिखी थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसमें भी अगर दोनों वेव्स जो अपने पास हैं, दो वेव्स अपन ने मानी, एक की इंटेंसिटी I1 एक की इंटेंसिटी I2, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम हो उस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं इफ जो I1 है और I2 है दोनों को अपन सेम मान लेते हैं I0, तो इस कंडीशन में अपने पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी I इक्वल्स टू, इसको भी I0 इसको भी I0 पुट कर देंगे, I0 प्लस I0 प्लस 2 इंटू अंडर रूट, इसको भी I0 और इसको भी I0, और cos phi अपने पास हो गया 1, तो ये अपने पास बनता है 2I0 प्लस I0 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 2I0, तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी 4I0 मैक्सिमम हो जाएगी। कब? जब दो वेव्स अपन ने मान ली सेम इंटेंसिटी की, तो दो वेव्स है I1 और I2 दोनों की इंटेंसिटी का सेम मानते हैं, तो हमारे पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी वो 4 टाइम्स आएगी उन वेव्स की इंटेंसिटी। ये तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हुआ। इसी साइड में हम डिस्ट्रक्टिव भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं यहाँ तक। केस नंबर 2, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कब है, जब अपने पास वेव अपोजिट फेज में पहुंचेंगी। तो लिखा है व्हेन waves reach a point in opposite phase, और जब अपोजिट फेज में पहुंचेंगे तो क्या कंडीशन है, हमारे पास जो फेज डिफरेंस है फाई, ये अपने पास होना चाहिए, या तो अपन बात करें इसमें पाई, 3 पाई, 5 पाई, या इन जनरल लिखें तो 2n - 1 पाई, ठीक है। या फिर अगर आप इसमें पाथ डिफरेंस की बात करते हो, डेल्टा एक्स इसको अपन लिखते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये मेरे पास होना चाहिए या तो λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, या इन जनरल इसको अपन लिखें 2n - 1 λ/2। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है ये आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो ये बड़ा कंडीशन होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। या तो फेज डिफरेंस की बात करें तो ये फेज डिफरेंस होना चाहिए, और अगर पाथ डिफरेंस की बात करें तो ये पाथ डिफरेंस होगा। तो दोनों ही कंडीशन में अपने पास जो इंटरफेरेंस होगी डिस्ट्रक्टिव होगी, और इस कंडीशन में जो cos फाई की वैल्यू है ये अपने पास -1 होगी, ठीक है। तो अपने पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी मिनिमम आएगी, तो जो आई है ये अपने पास मिनिमम हो जाएगा, I1 प्लस I2, इसकी वैल्यू माइनस पुट करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -√2 I1 I2। तो बड़ा इस केस में चेक कर सकते हैं, ये सम हो गया दो अलग अलग वेव्स की इंटेंसिटीज का, उसमें से कुछ माइनस कर दिया तो हमारे पास जो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी यहाँ से कर सकते हैं, जो आई मिनिमम इंटेंसिटी आएगी इज लेस देन सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। यही अपन ने लिखा था वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इज लेस देन सम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। इसमें भी अगर अपन बात करें कि दोनों वेव्स अगर सेम इंटेंसिटी की हों, I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0, ठीक। तो बेटा आई इसको अभी आप यहाँ मैक्स मत लिखो, चल जाएगा, यहाँ मिनिमम लिखते हैं। इंटेंसिटी है मिनिमम के लिए अपन अलग केस ये जो नीचे है इसमें मानेंगे, अगर I1 को I2 को I0 मान लिया, मतलब जो दो वेव्स है शुरू में जो दो वेव्स हमने मानेंगे वो सेम इंटेंसिटी की है और अपोजिट फेज में सुपर इम्पोज करती है। इस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी मिनिमम होगी, I0 प्लस I0 -2 √I0 I0। तो ये बड़ा 2I0 और ये -2I0, तो अपने पास जो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी वो हो जाएगी 0, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस की कंडीशन हुई और ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन हुई। इंटेंसिटी जो आएगी रिजल्टेंट ये आएगी, और जो अपने पास इंडिविजुअल वेव है उनके इंटेंसिटी से ज़्यादा आएगी, और मैक्सिमम कब होगी जब ये दोनों वेव्स जो है सेम इंटेंसिटी की हो, तो उस टाइम हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी 4 टाइम्स। मिनिमम के लिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस की कंडीशन, पाथ डिफरेंस की कंडीशन, इंटेंसिटी की वैल्यू ये होगी, इंटेंसिटी इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी से कम होगी, और मिनिमम की बात करें कब होगी जब ये दोनों वेव्स जो है सेम इंटेंसिटी को, उस केस में मेरे पास मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी 0। और अगर डायग्राम से इनको समझना चाहें, इनको आप नोट कर लेना, डायग्राम से समझने के लिए है। इसमें दो वेव्स, फर्स्ट वेव सेम फेज में है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो जैसा होगा, रिजल्टेंट के अंदर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा,
अपोजिट फेस में जब इसका क्रस्ट आया तो इसका ट्रफ आए। अब इनको ऐड करोगे तो मेरे पास रिजल्टेंट इंडेक्स हो जाएगी 0। ठीक है, तो बेटा आज जो हमने बात की इंटरफेरेंस की, इंटरफेरेंस में भी दो वेव्स का इंटरफेरेंस देखा, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वीडियो शायद काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं अपकमिंग वीडियोस में आएंगे, तो चैनल के साथ बने रहें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई डाउट आए तो ज़रूर पूछें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।